नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको निराला जी द्वारा रचित कविता तुलसीदास जी की आगे की पंक्तियां करवाएंगे। इन पंक्तियों में निराला जी ने बताया है कि जो रत्नावली जी हैं, जो तुलसीदास जी की पत्नी होती हैं, उनकी मनोदशा किस प्रकार की होती है। क्योंकि उनके मायके आ जाने के बाद तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, तो उनका इस प्रकार व्यवहार करने से समाज के सभी लोग आपस में बातें करते हैं और उनकी भाभी भी उन पर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं कि यही हमारे तुलसीदास जी की पहचान है कि वो रत्नावली के बिना नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से व्यंग्य कर देने पर रत्नावली जी के जो है ना उनके मन के अंदर एक ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाता है और उन्हें अंदर ही आंतरिक मन में बड़ा दुख होता है। तो इस प्रकार निराला जी रत्नावली जी के मनोदशा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं। जल गए व्यंग्य से सकल अंग, चमकी चल दृग ज्वाला तरंग। कि ऐसा व्यंग्य करने से रत्नावली जी के संपूर्ण अंगों में एक ग्लानि की आग जो है वो जल उठी। अर्थात उनकी भाभी जब रत्नावली जी से को व्यंग्य में कहती हैं तुलसीदास जी के बारे में, तो उन्हें बड़ा ही मतलब जो है बुरा महसूस होता है और उनके जो चंचल नेत्र हैं उनमें ज्वालाओं की तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। पर रही मौन धर ए प्रसंग वह बाला। पर फिर भी वो इतना सब होने पर भी चुप रहती हैं और अप्रसंग यानी इस प्रसंग से हटकर वह बाला, वह जो रत्नावली जी हैं वो बात करती हैं और मन ही मन में क्या सोचती हैं कि पति की इस मति गति से मरकर उर की उर में जो ताप छर। वो सोचती हैं कि मेरे पति तुलसीदास जी द्वारा जो ऐसा व्यवहार किया गया है, जो ये मर्यादाहीन होकर जो ये बातें की गई हैं, उनकी ऐसी बुद्धि से, उनके ऐसे व्यवहार से मेरी स्थिति जो है यानी रत्नावली जी की जो स्थिति है वो मरकर यानी एक मृतक के समान हो गई हैं। अर्थात वो ऐसे क्षणों में जीना नहीं चाहती हैं। उर की उर में और उनके हृदय में ही जो है ना उनका हृदय आंतरिक ताप से पीड़ित हो जाता है। अर्थात उनका अंदर ही अंदर से मन जलने लगता है, दुखी हो जाते हैं, वो व्यथित हो जाती हैं और उनके शारीरिक अंगों की स्थिति क्या होती है। रह गई सुरभि की मलान अधर वरमाला। और सुरभि की मलान अधर यानी कि जो सूखे होंठ होते हैं और जो वरमाला जिसमें कि सुरभि अर्थात जिसमें कि सुगंध आ रही है, जिसके फूल ताज़ा हैं लेकिन उसके फूल मुरझा गए हैं। अर्थात रत्नावली जी जो है ना उनका हृदय इस प्रकार से मुरझा जाता है, उनके भाव इस प्रकार से समाप्त हो जाते हैं जिस तरह से वरमाला के फूल मुरझा जाते हैं, उनकी जो सुगंध है वो खत्म हो जाती है और अधर जो सूखे होंठ होते हैं उनसे निराला जी ने रत्नावली जी की सारे अंगों की समानता की है कि उनके अंग इस प्रकार से मुरझाने लगते हैं। आगे देखेंगे अगली पंक्तियों में निराला जी क्या बताना चाहते हैं। बोले मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। अब वो अपने मन ही मन में प्रभु श्री राम का चिंतन करती हैं, क्योंकि तुलसीदास जी भी भगवान श्री राम के ही भक्त होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन रत्नावली जी को इस समय बहुत ही बुरा महसूस होता है और वो अपने मन में अक्षम यानी असमर्थ होकर, मतलब अब वो समर्थवान नहीं है यानी कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो ऐसे समय में वो असमर्थ होकर भगवान श्री राम के सामने प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी लाज रखिए, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। फिर वो क्या कह रही हैं आगे। लाज का आज भूषण अकलम नारी का, खींचता छोर यह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चोर। कि नारी का जो आभूषण होता है वो लज्जा होता है, ठीक है। मतलब नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसका जो है ना उसका लज्जित होना बताया गया है। तो वो कहती हैं कि रत्नावली जी प्रार्थना करती हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पति के हृदय में, उनके मन में कोई चोर बैठा है जो मेरे साड़ी के छोर को, जो मेरी जो लज्जा है इसके किनारे को खींच रहा है और मुझे सारे समाज के सामने अपमानित कर रहा है। खुलता अब अंचल नाथ पोर साड़ी का। हे नाथ, हे प्रभु,
हे मेरे आराध्य श्री राम, अब आप ही मेरी लाज रखिए, क्योंकि मेरी साड़ी का जो आंचल है वो खुल रहा है और इसका किनारा जो है खींच कर ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई मुझे अपमानित कर रहा है। अर्थात मेरा जो मान है, जो मेरा मान सम्मान है, वो जो है ना मतलब उसको मतलब ठेस पहुंचाई जा रही है। वो इस प्रकार से विनती करती है कि हे प्रभु, मेरे साड़ी का किनारा जो है वो खिसका जा रहा है, अब आप ही मेरी लाज रखिए, ऐसी कठिन परिस्थिति में आप ही मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार निराला जी ने बहुत ही सुंदर जो है मार्मिक भाव प्रस्तुत किया है रत्नावली जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए। आगे की पंक्तियों में देखेंगे, कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन, जो आंधी के उठने का क्षण, प्रिय श्रीवर जी को जीवा शयन करने को, ले चली साथ भावज हरती। अब इसमें उस समय का वर्णन किया गया है। हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं निराला जी ने वो बतानी चाहिए कि जिस तरह से ननन जो भाभी होती हैं तो वो भाभी अपने नंदोई के साथ जो है हंसी मजाक करती हैं और किस तरह से मतलब बातें करती हैं। तो वो कह रही है कि कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन, कि कुछ समय तो सारे भवन में शांति सी रही, मतलब चारों ओर कोई कोलाहल नहीं था, वातावरण सारा शांत था। लेकिन किस प्रकार था, जैसे आंधी के उठने का क्षण, जिस प्रकार से आंधी तूफान आने की जब आ जाते हैं तो उससे पहले की जो स्थिति होती है, मतलब वातावरण जो है वो सारा शांत होता है। तो इस तरह से उनके भवन में, रत्नावली जी के भवन में चारों तरफ शांति ही शांति थी। ठीक है। प्रिय श्रीवर जी को जीवा शयन करने को, अब श्रीवर यानी तुलसीदास जी को जब उनकी भाभी, किनकी, रत्नावली जी की भाभी, उनको जीवा अर्थात उनको खाना खिलाकर भोजन परोसकर जब शयन कराने के लिए ले जाती हैं, साथ भावज हरती, जो भाभी हैं उनको वो उनके कक्ष तक छोड़ने के लिए जाती हैं, तो निज प्रिय लाप से वश करती, वह मधु शिखर निर्झर झरती झरने को। तो वो प्रिय और मधुर बातें करके उन्हें अपने वश में करती हैं, अर्थात अपनी बातों में मोह लेती हैं और ऐसा लगता है उनकी बातों को सुनकर मानो मधु शिखर निर्झर झरती, कि मानो मधुर कोई झरना बह रहा हो, मधुर स्वरों का कोई झरना बह रहा हो। यानी उनकी मीठी बातें जो हैं उन्हें वश में करने वाली होती हैं, अर्थात उनके मन को मोहने वाली होती हैं। इस प्रकार से निराला जी ने ये एक सामाजिक जो हमारी प्रथा है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है। आगे की पंक्तियां देखेंगे, जय फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, प्रिय नयनों में बंद प्रिया नयन चैन, उत्कल पलकों से सफारित सफुरित राग, सुनहला भरे पहला सुहाग, रग रग से रंग रहे जाग स्वपन उत्पल। अब इसमें जो है निराला जी, ये जो पंक्तियां हैं निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास नामक काव्य से ली गई हैं। अब इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब तुलसीदास जी रत्नावली जी के मायके पहुंच जाते हैं। तो उनके पहुंचने के बाद सब घर परिवार के लोग जो हैं वो खाना खा लेते हैं। भोजन करने के बाद वो अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। तो निराला जी क्या कहते हैं कि जय फिर चल गृह के सब जन, जब घर के सभी लोग खाना खाने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद कहाँ जाते हैं, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, फिर वो अपने अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। प्रिय नयनों में बंद प्रिया नयन चैन उत्कल। अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रिया नयनों में, उनकी आंखों से प्रेम का रस स्फुरित होने लगता है। यानी वो अपनी प्रियतमाओं के जो चंचल नयन हैं उनके प्रेम में बंध जाते हैं। प्रिय नयनों में बंद प्रिया नयन, प्रिया के नयन में वो जो है वो बंध जाते हैं, अर्थात उनके जो घर परिवार जो लोग होते हैं जो कक्ष में सोने के लिए जाते हैं, तो उस तरह से उनका जो प्रिया से मिलन होता है। इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है कि जब तुलसीदास जी भी रत्नावली जी के पास जाते हैं तो उनके नेत्र भी जो है प्रेम से बंध जाते हैं। पलकों से सफारित सफुरित राग, और उनकी पलकों से कैसे राग उत्पन्न होते हैं, उनकी पलकों से जो है प्रेम का रस जो है स्फुरित होता है और प्रेम का राग उत्पन्न होता है। सुनहला भरे पहला सुहाग, और उन्हें अपने
सुहाग मिलन की प्रथम रात्रि का स्मरण हो आता है। रग रग से रंग ले रहे और उनके रग रग से अर्थात उनके रोम रोम से स्वप्नों के स्वप्न उत्पल, स्वप्नों के जो कमल है वो खिलने लगते हैं, अर्थात वो कल्पना के संसार में चले जाते हैं और रोमांचित होकर मधुर मधुर मीठी कल्पनाओं में खो जाते हैं। इस प्रकार जब तुलसीदास जी रत्नावली जी से मिलते हैं तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आज की कविता इतनी ही। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।